आगे देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करने के हमारे बहुत सारे नियम होते हैं। तो इस नियम को हम लोग देखते हैं, मैक्सवेल का दक्षिणवर्ती पेंच का नियम। मैक्सवेल है, ये क्रिकेट वाला ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, ठीक है। मैक्सवेल भाई साहब है, हमारे फिजिशियन हैं, हमारे भौतिकी शास्त्री हैं, ठीक है। तो चलिए इस मैक्सवेल के बारे में हम लोग जानते हैं। क्रिकेट वाला मैक्सवेल का तो आप लोग बहुत भली भांति जानते हैं। अब इस मैक्सवेल की बातचीत हम लोग करते हैं। चलिए, तो बोल रहा है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम देखिए, ये आपका है ना दक्षिणावर्ती, ये देखिए ये है आपका उत्तर, ऐसा घुमाऊंगा तो ये आपका दक्षिण। इसको जितने भी गर्ल्स लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, गर्ल्स लोग हैं और बाकी लोग हैं, वो अच्छे से समझेंगे। जैसे कि सभी लिपस्टिक यूज करते हैं, इस तरीके से देखिए, सभी लिपस्टिक यूज करते हैं ना। जब लिपस्टिक आप लोग यूज करते हैं, इस तरीके से आप निकालते हैं लिपस्टिक को, ऐसे निचले हिस्से में इस तरीके से पकड़ते हैं और जब इसको मूवमेंट करते हैं आप लोग इस तरीके से, ठीक है, मतलब दक्षिण की दिशा में इस तरीके से मूवमेंट करते हैं तो उसका अप साइड रहता है, इस साइड से आता है आपका, ठीक है, अप साइड रहेगा। जैसे इस तरीके से रहेगा। अगर आज वीडियो देख रहे हैं तो इसको जब भी लिपस्टिक लगाते हैं तो उस टाइम इसको प्रैक्टिकल को देखिएगा। ये जब लिपस्टिक लगाना भी एक दक्षिणावर्त का पेंच का नियम पर आधारित है, बहुत ही चीज़ है। तो जब भी आप इसको देखेंगे तो ये नियम आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पकड़ते हैं जब भी आईने के सामने में, तो एक प्रैक्टिकल कीजिएगा, आईने के सामने में इस तरीके से पकड़ते हैं। इस तरीके से दैनिक जीवन का मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से आप लोग पकड़ते हैं, इस तरीके से दक्षिणावर्ती में ऐसे आप लोग घुमाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक लंबवत इस तरीके से आएगा, तो वहाँ पर ये आपका दक्षिणावर्ती पेंच का नियम पर आधारित होता है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल को, इसको जानने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद इसको जरूर कीजिएगा, दैनिक जीवन में आपका नियम पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है देखिए, दक्षिणावर्ती कारक पेंच को इस तरह घुमाया जाए, ठीक है, जैसे कभी मैं घुमाकर आप लोगों को बता रहा हूँ, क्लियर। अभी वीडियो को देखने के बाद इसको कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। तो दक्षिणावर्ती कारक पेंच को इस तरह घुमाया जाए कि, ठीक है, इस तरह घुमाया जाए कि वह विद्युत धारा की दिशा में, क्लियर, वह विद्युत धारा की दिशा में बढ़े। तो ऐसा करने के लिए हाथ के अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है भाई, हाथ के अंगूठा देखिए, जब अंगूठा आपके सामने नहीं रहेगा मतलब आप नहीं घुमा सकते। ये देखो मेरा अंगूठा को देखो अच्छे से, ये कैसे घूम रहा है, देखो ये अंगूठा नहीं रहेगा, देखो अब देखो मैं अंगूठा का सहारा नहीं ले रहा, अब देखो मैं कैसे घुमाऊंगा, कैसे थोड़ी बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, हालांकि इसमें करेगा लेकिन ये तो इसका सहारा हो जा रहा है ना। तो ये अंगूठा देखिए, ये अंगूठा, ये मेरा दाएं हाथ का अंगूठा, ये मेरा बाएं हाथ का अंगूठा, जैसे कि इस तरीके से घुमाओगे। जैसे कि मैं राइट हैंड साइड वाला हूँ, मेरा लेफ्ट साइड में इस तरीके से नहीं घूम रहा, मेरे को बहुत सारी दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं राइट हैंड साइड वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, देखिए ये मेरा दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है। तो ये मेरा अंगूठा है, देखिए, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर इसी चीज़ को बोल रहा है कि दक्षिणावर्ती कारक पेंच, जब कारक पेंच, इसको आप लोग जब स्कूल में जाओगे तो प्रैक्टिकल लैब आपका जो है फिजिक्स का लैब होगा, वहाँ पर जाना, आपके जो है फिजिक्स के टीचर रहेंगे उनको बताने के लिए बोलना इस कारक पेंच को, ठीक है। तो इस तरह घुमाया जाए कि वह विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। किसके दिशा में आगे बढ़े? विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो ऐसा करने के लिए ठीक है, घुमाने के लिए तो आपको अंगूठा की जरूरत पड़ेगी ही, क्लियर। अंगूठा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से घुमाओगे भाई। तो हाथ के अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है, ठीक है। ये चैप्टर आपका हाथ से रिलेटेड बहुत है, ठीक है। अभी आएगा मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती नियम, इस तरीके से मैं करके बताऊंगा। मैक्सवेल का ये बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, बाएं अंगुली का नियम, दाएं अंगुली का नियम, ये सब आएगा। आपका हाथ का बहुत सारा यूज होगा, ठीक है। इसको अच्छे से देखते जाइए, इसलिए एक एक कंटेंट को। तो हाथ के अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है भाई, वही क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। देखिए मैं इस अंगूठे को इस तरीके से घुमा रहा हूँ, मेरा दिशा ऐसे ही होगा, ठीक है। मेरा दिशा कैसे होगा? ऐसे ही होगा। देखिए मैं इस तरीके से मूवमेंट करा रहा हूँ, इसको इस तरीके से घुमा रहा हूँ। जैसे जैसे आप लोग नट वगैरह रहता है, बोल्ट वगैरह रहता है, उसको यूज करते हैं ना, देखिए तो इसका दिशा ऐसे रहेगा। मैं ऐसे घुमाऊंगा तो इसका दिशा इस तरीके से रहेगा, आप ऐसा घुमाओगे तो आपका दिशा इस तरीके से रहेगा। चलिए, तो ये था आपका मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब सेकंड कंटेंट हम लोग देखते हैं। सेकंड कंटेंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में यहीं से आपका क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में। इसी मैक्सवेल, इसी चैप्टर जो गतिमान आवेश है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी और एग्जाम की दृष्टि से भी। इसलिए अच्छे से इसको देखते रहिए, एक एक वर्ड को अच्छे से समझते रहिए। आगे क्या बोल रहा है इस चीज को हम लोग देखते हैं। दाहिने हाथ के
अंगूठे या अंगुष्ठ का नियम बोलते हैं। ठीक है, ये आपका अंगूठा है, इसको अंगुष्ठ का नियम या दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए राइट हैंड साइड है मेरा, क्या है, राइट हैंड साइड, दायां हाथ। चलिए, बोल रहा है यदि विद्युत धारावाही, कंटेंट को समझिए, यदि विद्युत धारावाही तार को दाहिने हाथ से, किसको, विद्युत धारावाही तार को किस हाथ से, दाहिने हाथ से, कौन से हाथ से, दाहिने हाथ से, किसको, विद्युत धारा तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है वह क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। ये देखो ना, ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे का अंगुष्ठ नियम इस तरीके से, ये देखिए मेरा, ये अंगूठा अप की दिशा की तरफ, ये उंगली आपके तरफ जा रहा है, देखिए कैमरा की तरफ जा रहा है नहीं उंगली, तो ऐसा आप करके देखिए, तभी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग, ऐसा करके देखिए सभी, जैसे मैं ये कर रहा हूँ ऐसा करके देखिए सभी, इस तरीके से करके देखिए। ये आपका दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम है। जैसे अब मूवमेंट कर रहा हूँ ऐसे, आप ऐसे करके देखिए, अप की दिशा, ये आपका अंगुष्ठ का है, उसके बाद ये उंगली देखिए जहाँ पर जा रहा है, उंगली देखिए इधर जा रहा है, उंगली मेरे आँख के सामने की तरफ जा रहा है, तो ये आपका क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ये क्षेत्र रेखाओं की दिशा को आपको क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ये आपका अंगूठा है, इस तरीके से है, ये ऐसा किया। अब एक और नियम आएगा ना, जब ये ऐसा आएगा तो इस तरीके से, ये तीसरा उंगली, अभी फिलहाल 2 उंगली यूज हो रहा है, इस तरीके से देखिए, जब ऐसा करूंगा तो ये तीनों यूज होगा, अभी ये 2 यूज हो रहा है। ठीक है, तो दाहिने हाथ के अंगूठे या अंगुष्ठ के नियम के अंतर्गत विद्युत धारावाही तार के दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है वह क्षेत्र रेखाओं की दिशा में क्या होती है, क्षेत्र की दिशाओं की ओर अग्रसर होती है। चलिए, तो ये था मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पैंच का नियम और दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से संबंधित, इसको अंगुष्ठ का नियम क्या होता है बोल के आपको पूछा जाएगा, या भाई लोग बताइए, बोलेगा कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है बोल के, तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दाहिने हाथ के हथेली का नियम, हथेली पूरा यूज होगा, ये अभी तो उंगली का केवल खेल था, अब हाथ का भी खेल है, देखिए ये आपका हाथ का खेल है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 1, इसके बहुत सारे नियम हैं, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 1, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो दाहिने हाथ के हथेली में सभी अपना दाहिना हाथ को फैला लीजिए, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं अभी एक प्रैक्टिकल करते हैं। दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो, अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हो, मतलब ये लंबवत मतलब 90 डिग्री का एंगल, क्लियर, 90 डिग्री का यहाँ पर आपका एंगल बनेगा। अब यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा, धारा को आई से स्वैप करते हैं, की दिशा में हो तथा उंगलियां उस बिंदु P की ओर हो, ठीक है, P की ओर क्या करे, संकेत करे, निरूपित करे, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र B हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। ये बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, दाहिने हाथ की हथेली की इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो, ये उंगलियां हैं इसके लंबवत, ये हो गया। अब यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की तार की दिशा में हो, उंगलियां उस बिंदु से P की दिशा की ओर संकेत करे, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र B हथेली की लंबवत बाहर की ओर होगी। देखिए ये इसके अग्रसर लंबवत है, ये आपका बाहर की तरफ है, ये आपका बाहर है, देखो ये इस अंगूठे का क्या है, लंबवत है, ये बाहर, ये लंबवत, क्लियर। तो ये रहा नियम, ऐसा करके देखिए तो सभी। तो यह है दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बायोसेवर्ट का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, अक्सर इस चैप्टर से इसी क्वेश्चन को बार बार पूछता है। चलिए ठीक है, देखो शुरुआत तो किसी एक
कोई भी शुरुआत करते हैं, ठीक है, दुकान खोलने का काम कोई एक करता है, उसके बाद कुछ दिन बाद दूसरा लोग खोलते हैं, कुछ दिन बाद तीसरा, कुछ दिन बाद चौथा, कुछ दिन बाद पांचवा। ओस्ट्रेट ने तो चालू कर दिया था 1820 में। अब इसी से प्रेरित होकर के, प्रेरणा लेकर के ओस्ट्रेट के प्रयोग से ज्ञात है कि, यहाँ पर देख रहे हो, ओस्टेट के प्रयोग से ज्ञात है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में क्या प्रवाहित की जाती है भाई, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। जब किसी चालक में, ओस्टेट के बाद देखिए फिर से सन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, सन याद है कि नहीं याद है, सन याद है कि नहीं याद है, देख लीजिए भाई 1820, ठीक है, 1820 में आप जोड़ दो भाई 44, कितना हो जाएगा 1864, फिर जोड़ दो भाई 36, 19 हो जाएगा। इसको बार बार याद रखिए क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से है ना। तो ओस्टेट के प्रयोग से ज्ञात है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में क्या प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जी बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि हम लोग गतिमान आवेश और चुंबकत्व तो पढ़ रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अत्यंत अनिवार्य है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो फिर हम चुंबकीय गुण कैसे पढ़ेंगे यार, क्लियर। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो सन 1820 में, अब देखिए सन 1820 में 1900 के पीछे बैक गियर लगाइए, अपना बैक गियर लगाइए, आगे गियर मत लगाइए, बैक गियर लगा लीजिए। 1864 के बाद यहाँ पर आ जाइए भाई लोग, 1864 के पहले फिर से यहाँ पर 1820 के पास आ जाइए, जब ओस्ट्रेट ने प्रयोग किया था इसके पास आ जाइए। सन 1820 में फ्रांस के वैज्ञानिक, देखिए पहला डच का वैज्ञानिक आया। डच का वैज्ञानिक कौन है भाई, हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेट। डच के बाद पेरिस, पेरिस का वैज्ञानिक कौन था भाई, एम्पियर सर। अब देखिए बार बार याद आया, डच आ गया, फ्रांस आ गया, पेरिस आ गया, अब फ्रांस के पास जाते हैं, चलो फ्रांस। अब उसी से प्रेरणा लेकर के, ओस्ट्रेट से ही प्रेरणा लेकर के आपका सन 1820 में फ्रांस के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और सेवट। फ्रांस के वैज्ञानिक दो महात्मा है भाई, बहुत ही जाने माने, विख्यात, सुविख्यात, प्रख्यात, जाने माने बहुत बड़े हस्ती हैं दोनों, बायो और सेवट। ये बायोलॉजी लेकर के पढ़ रहे, वो वाला बायो नहीं है भाई, ये एक नाम है ना, वैज्ञानिक का नाम है। बायो और सेवट ने धारावाही चालक, धारावाही चालक याद रखिए ना, किस पर, धारावाही चालक पर। कौन, बायो और सेवट ने। कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के। फ्रांस के वैज्ञानिक कौन थे, बायो और सेवट। किस पर प्रयोग किया, धारावाही चालक पर। कब किया, 1820 में किया। कौन से सन में किया, 1820 में। 1820 में कौन किया, बायो और सेवट ने किया। बायो किसके साथ मिल गया, सेवट के साथ। सेवट किसके साथ मिल गया, बायो के साथ। दोनों ने मिलकर के क्या किया, धारावाही चालक के परिप्रेक्ष्य में एक नियम का प्रतिपादन किया। तो धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर, धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर, जो धारावाही चालक है उसके समीप किसी बिंदु पर, मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर ये मेरा धारावाही चालक है ए और बी, तो इसके समीप आसपास ना, मतलब इसका प्रवाहित क्षेत्र जहाँ तक इसका प्रभाव रहता है भाई, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि अपना अपना वार्ड क्रमांक का प्रभाव क्षेत्र रहता है ना, ये भाई वार्ड क्रमांक 7 है, वहाँ तक आपका जो भी पंच है, पार्षद है, उनका रहता है। उसी तरीके से जिले का भी रहता है सीमा, तहसील का भी रहता है ना, पोस्ट ऑफिस का रहता है। उसी प्रकार इसका भी एक सीमा है। धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, देखिए यहाँ पर आ गया चुंबकीय क्षेत्र। आप पूछोगे कि सर ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ तक उसका प्रभाव कायम रहता है, जहाँ तक उसका चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र अपने आप में मेंटेनेंस रहता है, जहाँ तक उसका चुंबकत्व का गुण बनाए रखा रहता है और बनाए रखा है, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो चुंबकत्व की रहता है, वहाँ पर आकर्षण की शक्ति वहाँ पर प्रबल होती है, क्लियर। तो यहाँ पर इसी चीज़ को बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के एक नियम का प्रतिपादन किया, ठीक है। तो धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर, धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बायो और सेवट ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बायो और सेवट का नियम कहते हैं। सन 1820 में ओस्टेट के प्रयोग को लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और सेवट ने धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र
ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। उस नियम को हम लोग जानते हैं भाई बायो-सेवर्ट का नियम, या धारावाही चालक के अंतर्गत बायो-सेवर्ट का नियम, या धारावाही चालक के समीप बायो-सेवर्ट का नियम, या धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाला बायो-सेवर्ट का नियम। देखिए यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग क्वेश्चन मैं आप लोगों से किया, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए ये भाई साहब का नियम को तो देख लिए, इसका प्रयोग को देख लिए, अब इसके लिए डायरिवेशन व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पहला अब बोल रहा है भाई, उसका नियम कानून को बोल रहा है, मेरे पास आओगे तो क्या क्या नियम है, मेरे पास आने के लिए ये उपलब्ध सामग्री होनी चाहिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। फर्स्ट टाइम में पहला बोल रहा है चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक में बहने वाली धारा का अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब आई भाई साहब, आई भाई साहब। चलिए अगला, चालक के उस अल्पांश की लंबाई, चालक के उस अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक के उस अल्पांश की लंबाई, अल्पांश की लंबाई है भाई डीएल। अल्पांश की लंबाई क्या है आपका डीएल। तीसरा चीज बोल रहा है अल्पांश की लंबाई, अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले थीटा, मतलब डीएल और आर के मध्य का कोण जिया मीन्स साइन थीटा, साइन थीटा के क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है। अब चलिए इसको तो बनाना ही होगा। ए और बी चालक हो गया, यहाँ से मैं एक बिंदु P ले लिया आर दूरी पर, ये आपका धारावाही चालक हो गया भाई। चलिए अब इसी के अनुसार चलते हैं, हम अपने से कुछ नहीं करेंगे, इसी के अनुसार हम लोग चलते जाएंगे। क्या बोल रहा है चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चलिए मान लेते हैं भाई, माना कि धारावाही चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा, माना कि धारावाही चालक में बहने वाली धारा आई हो तथा उसकी अल्पांश लंबाई, मतलब बहुत छोटी सी लंबाई जिसको अल्पांश बोलते हैं ना, तथा उसकी अल्पांश लंबाई dl हो, ठीक है, जो कि विस्थापन के अनुरूप है ना, अल्पांश लंबाई dl हो तथा बिंदु r दूरी पर एक बिंदु P हो, एक बिंदु P हो, तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पहला ये एक चीज़ बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है कि चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका जो डी बी है भाई, डी बी प्रोपोर्शनल टू आई। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए नाउ सेकेंड, चालक के उस अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल। नाउ इक्वेशन नंबर 2। तीसरा बोल रहा है अल्पांश की लंबाई, ये अल्पांश की लंबाई और इसके बीच में आपका थीटा बन रहा है भाई, थीटा मतलब ज्या को बोला जाता है आपका साइन थीटा। क्लियर। तो अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच में बनने वाले कोण DL और R के मध्य का कोण ज्या के
तो डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थर्ड, एक और होता है फोर्थ कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो 1/r²। नाउ इक्वेशन नंबर 4। चार चीज होती है, कितनी चीज होती है? चार चीज आपकी होती है। तो यहाँ पर कितना हो गया? चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, चालक के उस अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती आइडियल साइन थीटा। क्लियर? और अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा, DL और R के मध्य के कोण जिया के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए अब समीकरण 1, 2, 3, 4 को सम्मिलित रूप से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाकर लिखने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? डी बी प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाय हो जाएगा r²। अगर यहाँ पर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा तब ये डी बी इक्वल टू हो जाएगा भाई आपका k इंटू आइडियल साइन थीटा बाय हो जाएगा आपका r²। के लिए अगर वायु नियतांक के लिए देखेंगे तो वैल्यू 1 होता है, तब डी बी इक्वल टू हो जाता है भाई आपका आइडियल साइन थीटा बाय r²। ये आपका बायो और सेवा के व्यंजक के लिए अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है। तो ये हो जाएगा धारावाही चालक के लिए, धारावाही चालक के लिए बायो और सेवट का नियम का अभिष्ट व्यंजक है। अभिष्ट व्यंजक है। चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ। बायो और सेवट कहाँ के थे? बायो और सेवट फ्रांस के थे। फ्रांस के वैज्ञानिक कौन थे? बायो और सेवट। कब प्रयोग किए भाई? 1820 में। 1820 में डच का वैज्ञानिक कौन था? हेंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेट। उसके बाद पेरिस का वैज्ञानिक कौन था? तो एम्पियर। तीनों चीज़ को आप लोग याद रखिए। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस नियम की विशेषताएं, सबकी विशेषताएं होती है अपनी अपनी। ठीक है। तो इस नियम की हम लोग विशेषताएं को जानते हैं। चलिए एक एक करके इसकी विशेषताएं के बारे में हम लोग गहन अध्ययन करते हैं। बायो सेवट का नियम को लिखते हुए बायो सेवट के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और उसकी कोई दो विशेषताएं लिखिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो बायो और सेवट का नियम को लिखते हुए बायो और सेवट के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और इसकी कोई दो विशेषताएं या कोई तीन विशेषताएं बताइए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग विशेषताएं पर नज़र डालते हैं। विशेषताएं क्या बोल रहा है? विशेषताएं बोल रहा है बायो सेवट का नियम सममित धारा वितरण के चालक के लिए लागू होता है। सममित धारा वितरण के लिए, सममित मतलब समान रूप से, सममित सममितता, जैसे कि आप लोग इस तरीके से पत्ते देखते हैं ना, जिसका दोनों भाग बीच से फाड़ते हैं भाई हम लोग इस तरीके से, तो ये टुकड़ा आपका दोनों उसी के हो जाता है, मतलब सममित हो जाता है, मतलब बराबर भाग में रहता है, सममित, इस तरीके से। तो बायो और सेवट का नियम सममित धारा वितरण के चालक के लिए लागू होता है। बायो सेवट का नियम केवल अल्प लंबाई के धारावाही चालक के लिए लागू होता है। तो बायो सेवट का नियम केवल अल्प लंबाई के धारावाही चालक के लिए लागू होता है। ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है कि बायो सेवट का नियम सममित धारा वितरण चलिए, तो बायो सेवट का नियम सममित धारा वितरण के चालक के लिए लागू होता है। बायो सेवट का नियम केवल अल्प लंबाई के धारावाही चालक के लिए लागू होता है। नाउ सेकेंड चीज में ये बता रहा है, देखिए यहाँ पर कि जो भाई बायो सेवट का नियम है, क्लियर, जो बायो सेवट का नियम है वह केवल और केवल अल्प लंबाई के धारावाही चालक के लिए,
अल्प लंबाई के धारावाही चालक के लिए, मतलब जो DL अल्पांश लंबाई के लिए है उसी के लिए लागू होगा। मतलब अत्यधिक लंबाई के लिए ये आपका जो बायो-सेवर्ट का नियम है वो लागू नहीं होगा, केवल अल्प लंबाई के लिए ये लागू होगा। अल्प अल्पांश की लंबाई के लिए इस नियम का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, तो पहला चीज़ में ये बोला गया है कि बायो-सेवर्ट का नियम सममित धारा वितरण के चालक के लिए लागू होता है। बायो-सेवर्ट का नियम केवल अल्प लंबाई के धारावाही चालक के लिए लागू होता है। ठीक है, और फर्स्ट चीज़ में क्या बताया गया था कि बायो-सेवर्ट का नियम सममित धारा वितरण के समान रूप से, ठीक है, सममित धारा मतलब समान रूप से धारा का वितरण के लिए, सममित धारा वितरण के चालक के लिए लागू होता है। और दूसरा बोल रहा है कि बायो-सेवर्ट का नियम केवल अल्प लंबाई के धारावाही चालक के लिए लागू होता है। दूसरा चीज़ ये बताया है भाई कि बायो-सेवर्ट का जो नियम है वह केवल अल्प लंबाई के धारावाही चालक के लिए लागू होता है। धारावाही चालक के लिए क्या होता है? लागू होता है। चलिए अगला कंटेंट को देखते हैं। हमारा जो थर्ड कंटेंट है, थर्ड कंटेंट बोल रहा है यह नियम स्थिर विद्युत कूलाम के नियम के समरूप है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको पूछता है कि बायो-सेवर्ट नियम किस नियम के समरूप है। तो बायो-सेवर्ट का नियम आपका स्थिर विद्युत कूलाम के नियम के समरूप है। 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है भाई यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा कि यह नियम स्थिर विद्युत कूलाम के नियम के समरूप है। क्लियर? तो यह नियम किसके नियम के समरूप है बोलने से आप लोगों को पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बोलोगे कि यह नियम स्थिर विद्युत कूलाम के नियम के क्या है? समरूप है, मतलब उसी के समान है भाई। क्योंकि हम लोग कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अंतर्गत देखे थे कि दो बलों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों बलों के बीच के परिमाणों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। F proportional to M, F proportional to Q1 Q2, now F proportional to 1 by R square इक्वल टू F proportional to Q1 Q2 by R square। F proportional हटेगा तो कांस्टेंट K का मल्टीप्लाई होगा, तो F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 by R square। ये आपके सामने ही आया था कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अंतर्गत, जो कि केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता था। ठीक है, तो इसी के बेस पे है यहाँ पर यह नियम स्थिर विद्युत कूलाम के नियम के क्या है? समरूप है। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर इसका देखते हैं भाई। चौथा नंबर क्या बोल रहा है? यह नियम प्रायोगिक रूप से, यह नियम प्रैक्टिकल की दृष्टि से प्रायोगिक रूप से आसानी से सत्यापित नहीं होता है। मतलब प्रैक्टिकल की दृष्टि से आसानी से सत्यापित नहीं होता है। इसको लेकर के मान करके चलना पड़ता है भाई कि ये इसका अल्पांश लंबाई DL है, इसके बीच की दूरी R है, और इसकी अल्पांश लंबाई DL है, इसके बीच की दूरी R के बीच जो कोण बन रहा है वह थीटा कोण है। और थीटा मतलब कौन सा थीटा? कॉस थीटा की, साइन थीटा की, टेन की, सेक की, कोसेक भाई, ज्या वाला, साइन थीटा वाला। ठीक है, तो यह नियम प्रायोगिक रूप से, ठीक है, जो आपका बायो और सेवर्ट का नियम है, प्रायोगिक रूप से आसानी से सत्यापित नहीं होता है ना। ये आपका प्रायोगिक दृष्टि से आसानी से क्या होता है? सत्यापित नहीं होता है, क्योंकि अति अल्प लंबाई का धारावाही चालक होने के कारण क्योंकि अति अल्प लंबाई का धारावाही चालक सामान्यतः नहीं मिल पाता है, सामान्यतः नहीं मिल पाता है। इस कारण से इस नियम को हम लोग प्रायोगिक रूप से आसानी से हम लोग सत्यापित नहीं कर सकते, क्योंकि अति अल्प लंबाई का धारावाही चालक सामान्यतः नहीं मिल पाता है। तो यह नियम प्रायोगिक रूप से आसानी से आपका सत्यापित नहीं होगा, क्योंकि अति अल्प लंबाई का धारावाही चालक सामान्यतः इस पर मिल नहीं पाता है। क्योंकि अगर अति अल्प लंबाई रहेगा तभी ये लागू होगा, अगर अति अल्प लंबाई अल्पांश ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बायो-सेवर्ट का नियम आपका फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि बायो-सेवर्ट का नियम ने ये बोला है कि भाई जब हम लोग धारावाही चालक करते हैं और उस पर चुंबकीय क्षेत्र व्युत्पन्न करते हैं तो यह अल्प अल्पांश की लंबाई होती है। ठीक है, किसकी लंबाई होती है बोलने से? अल्प अल्पांश की लंबाई होती है। इसी कारण यहाँ पर फर्स्ट में भी बता दिया है इन्होंने, एक बार भी इसका जिक्र किया है कि बायो-सेवर्ट का नियम सममित धारा वितरण के चालक के लिए लागू होता है। और सेकंड चीज़ में ये बोला है कि बायो-सेवर्ट का नियम केवल अल्प लंबाई के धारावाही चालक के लिए लागू होता है। और तीसरा चीज़ ये बोला है कि यह नियम केवल स्थिर विद्युत कूलाम के नियम के समरूप है। और चौथा में ये बोल रहा है कि यह नियम प्रायोगिक रूप से आसानी से सत्यापित नहीं होता। और चौथा ये बोल रहा है कि क्योंकि अति अल्प लंबाई का धारावाही चालक सामान्यतः नहीं मिल पाता है, इस कारण से यह बड़े लंबाई के लिए, बड़े धारावाही चालकों के लिए यह सत्यापित नहीं हो पाता है। तो इसके विशेषताएं के रूप में हम लोग देख लिए पहला कंटेंट में, जिसमें यह बोला है कि यह इसमें जो भी सममित धारा है वह सममित धारा वितरण के चालक के अनुरूप होना चाहिए, मतलब सममित धारा के वितरण के लिए लागू होना चाहिए। तो सममित वितरण धारा के लिए किसका नियम का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लोग क्या करोगे कि सममित धारा के लिए हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग किया जाता है।
बायो-सैवर्ट का नियम केवल किस धारावाही चालक के लिए लागू होता है? तो बायो-सैवर्ट का नियम केवल अल्प लंबाई के धारावाही चालक के लिए लागू होता है। अल्प धारावाही चालक नियम के लिए किस नियम का प्रतिपादन किया गया था? तो इसके लिए बायो-सैवर्ट का नियम का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन कर रहा हूँ, आंसर आप लोग बताते जाइए। यह नियम किस नियम के समरूप है? तो यह नियम स्थिर कूलाम के नियम से क्या है? समरूप है। यह नियम प्रायोगिक रूप से आसानी से क्यों सिद्ध नहीं किया जा सकता? क्योंकि यह एक अल्पांश लंबाई के लिए प्रायोगिक रूप से सिद्ध होता है। इस कारण से बड़े धारावाही चालकों के लिए यह प्रायोगिक रूप से दृष्टि से इसको हम लोग सत्यापित नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो आगे बायो-सैवर्ट के नियम एवं कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसकी समानताएं को, इसके सिमिलरिटीज़ को, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके पश्चात हम उसके लिए आगे मूवमेंट करेंगे। चलिए, तो इसमें बोल रहा है भाई, देखो इसमें बोल रहा है कि दोनों ही क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ठीक है, समानता है। अभी मैं बोला हूँ कि दोनों समरूप है भाई, तो दोनों ही तो क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करेगा ही। तो दोनों ही क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं तथा दोनों ही क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय स्रोत से प्रेक्षण बिंदु की दूरी पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, पहला बोल रहा है कि दोनों व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करेगा। जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि दोनों समरूप हैं। व्युत्क्रम वर्ग का नियम ये दोनों इसका पालन करेंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं? आपके समरूप हैं। चलिए, दूसरा बोल रहा है कि दोनों क्षेत्र बोलने से आपका विद्युत क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर हम लोग दो क्षेत्र ले लेते हैं भाई। चलिए, यहाँ पर मैं दो क्षेत्र ले लिया, 1 2। चलिए, यहाँ पर दो क्षेत्र ले लिया। देखिए, यहाँ पर पहला क्षेत्र है हमारा विद्युत क्षेत्र, ये हमारा विद्युत क्षेत्र, और दूसरा है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, तो पहला हमारा विद्युत क्षेत्र है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। अब बोल रहा है कि दोनों ही क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से प्रेक्षण बिंदु की दूरी पर निर्भर करते हैं। प्रेक्षण के जो बिंदु रहेगा इस तरीके से, प्रेक्षण की जो बिंदु रहेगा आपका इस तरीके से रहेगा। देखिए, प्रेक्षण का बिंदु इस तरीके से रहेगा। मान लेते हैं प्रेक्षण का बिंदु आपका P है, इस तरीके से। तो बोल रहा है कि दोनों ही क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र स्रोत से प्रेक्षण बिंदु की दूरी पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। तो ये हो गया आपका दोनों ही क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं तथा दोनों ही क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र स्रोत से प्रेक्षण बिंदु की दूरी पर निर्भर करते हैं, और दोनों ही क्षेत्र दीर्घ परास क्षेत्र के लिए उपयोगी साबित होते हैं। ठीक है, तो सेकंड कंटेंट में बोल रहा है कि दोनों ही क्षेत्र दीर्घ परास क्षेत्र हैं। दीर्घ परास क्षेत्र मतलब बड़ा क्षेत्र है, अल्पांश लंबाई वाला नहीं है। इन दोनों का जो क्षेत्र रहता है भाई बहुत ही दीर्घ परास का रहता है, बहुत ही लंबा चौड़ा वृत्ताकार रहता है, दीर्घ परास। ठीक है, नाउ थर्ड, अध्यारोपण का सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार में जो भी आपका आवेश रहता है, आवेशों का कुल निकायों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, जिसको हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अध्यारोपण का सिद्धांत दोनों ही क्षेत्रों पर लागू होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत दोनों ही क्षेत्रों पर क्या होता है? लागू होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अपने स्रोत से रैखिक रूप में मतलब सीधी रेखा में भाई, रैखिक रूप में, जो कि आइडियल साइन थीटा जिसको बोलते हैं, तो आई और डी एल हो जाएगा, से संबद्ध होता है तथा इसी प्रकार स्थिर विद्युत क्षेत्र भी अपने स्रोत से रैखिक रूप में आवेश से क्या रहेंगे? यहाँ पर आपका संबंध रहेंगे। इस क्षेत्र से भी, अपने स्रोत से भी, ये भी रैखिक क्षेत्र की दृष्टि से भी ये भी अपना संबंध रहेंगे। ठीक है, तो पहला हो जाएगा दोनों ही क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं तथा दोनों ही क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र स्रोत से प्रेक्षण बिंदु की दूरी पर निर्भर करते हैं, और दोनों ही क्षेत्र दीर्घ परास क्षेत्र हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत भी दोनों ही क्षेत्रों पर लागू होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अपने स्रोत से रैखिक रूप में आइडियल संबंध होता है तथा इसी प्रकार स्थिर विद्युत क्षेत्र भी अपने स्रोत से रैखिक रूप डी क्यू आवेश से संबंध हो जाता है। इस कारण से ये इनके समानताएं के अंतर्गत आ जाता है जब हम लोग बायो और सेवाटा के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं इसकी जो भी कुछ थोड़ा सा असमानता है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। असमानता के अंतर्गत में ये दिया गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह बायो-सैवर्ट के नियम का एक सदिश स्रोत होता है, जो कि धारा अवयव आईडीएल से उत्पन्न होता है।
धारा अवयव आइडियल से उत्पन्न होता है, जबकि स्थिर विद्युत क्षेत्र एक अदिश स्रोत आवेश होता है जो कि आपकी डीएल से आपका क्या होता है उत्पन्न होता है। तो ये आपका असमानता के अंतर्गत में आ जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र बायो-सैवर्ट का नियम एक सदिश स्रोत धारा अवयव से उत्पन्न होता है, जबकि स्थिर विद्युत क्षेत्र एक अदिश स्रोत आवेश डीसी से उत्पन्न होता है। नाउ सेकेंड चीज को हम लोग देखते हैं। सेकेंड चीज है आपका स्थिर विद्युत क्षेत्र, जो कि कूलॉम के नियम के आधार पर उपस्थित है, उसी के दृष्टि के बेस पे है। तो दिशा विस्थापन सदिश के अनुदिश स्रोत के उस बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, तो इसके आप लोगों की क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच की जोड़ने वाली रेखा के बीच की अनुदिश हो जाएगी। जैसे कि ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली अनुदिश हो जाएगी। जबकि चुंबकीय क्षेत्र के विस्थापन सदिश और धारा अवयव आइडियल के सदिश विस्थापन धारा आइडियल को जोड़ने वाले तल की क्या होती है, अभिलंबवत होती है। अभिलंबवत होगी तल के इस तरीके से, इसको हम लोग अभिलंबवत बोलते हैं। चलिए, इसके बाद आपका जो थर्ड कंटेंट है, थर्ड कंटेंट में क्या बोल रहा है आपका, थर्ड कंटेंट में ये बोल रहा है कि बायो-सैवर्ट के नियम में चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सैवर्ट के नियम में आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका जो परिमाण धारा अवयव होता है, इसका जो परिमाण धारा अवयव होता है आइडियल, ठीक है, एवं विस्थापन सदिश आर, एवं विस्थापन सदिश आर के मध्य का कोण की त्रिज्या किसी कोण पर निर्भर नहीं करता भाई, किसी कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये इनके बीच की असमानताएं हैं। तो असमानताएं के अंतर्गत हम लोग देख लिए चुंबकीय क्षेत्र बायो-सैवर्ट के नियमानुसार एक सदिश स्रोत धारा अवयव से उत्पन्न होता है, जबकि स्थिर विद्युत क्षेत्र एक अदिश स्रोत आवेश से उत्पन्न होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कूलॉम का नियम की दिशा विस्थापन सदिश के अनुदिश स्रोत होता है, उस बिंदु को जोड़ने वाली रेखा का अनुदिश होती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विस्थापन सदिश की एवं धारा अवयव आइडियल को जोड़ने वाली धारा के तल के अभिलंबवत होती है। इसके बाद बायो-सैवर्ट के नियम से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की धारा के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग इस कंटेंट में इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बायो-सैवर्ट के नियम से और एम्पियर के परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर के परिपथीय नियम में टोराइड के क्षेत्र के लिए देखेंगे, टोराइड के क्षेत्र के अंतर्गत परिनालिका के क्षेत्रफल के लिए देखेंगे, परिनालिका के अंतर्गत टोराइड का क्षेत्रफल क्या होता है, एम्पियर के परिपथीय नियम क्या है, एम्पियर के परिपथीय नियम से हम कैसा व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत सीधे लंबी तार के लिए देखेंगे, ऋजु रेखीय तार के लिए देखेंगे, धारावाही चालक के लिए देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इन सारे कंटेंट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।